हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे ना, मॉडल पेपर नहीं, ये पिछले साल के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है। तो जो हम सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 2 में लेके आ गए। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसको जाके आप जरूर देख लेना। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पिछले साल के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पिछले साल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन छाट के बनाए जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही क्वेश्चन बार बार देखने को एग्जाम में मिलते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे ना, 2022 का। ये सेट आपका 822 AY है, ठीक है। इसके पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखे। पार्ट 2 में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 5 से, ठीक है। बाकी ऑलरेडी करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चनों को साइड में रखते हैं। हमसे ये बोला जा रहा है, सभी खंड कर रहे हैं हमें, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं रखता। इसका कोई हल नहीं है, वो हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 5वां क्वेश्चन है बच्चों, 5वें का क, ठीक है। हमें क्या दिया है वो हम लिखते हैं। दिया है आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, 2x + 4y बराबर का 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा में दे रखा है 3x + का 6y प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 हो जाएगा। कुछ भी हो उठाकर इस तरफ लाना होता है। ये 2 समीकरण में दे रखे हैं। अब क्या है, यहाँ a1 के स्थान पर कितना है बच्चों? 2, b1 के स्थान पर 4 और c1 के स्थान पर कितना है? -10। a2 के स्थान पर 3, b2 के स्थान पर 6, c2 के स्थान पर -12 है। ओके, अब हमें क्या करना है? चूंकि a1 बट्टा a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 3, b1 बट्टा b2 4 बट्टा 6, ठीक है। 4 बट्टा ये 6 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 बराबर आ गए। फिर आ जाओ c1 बट्टे c2, -10 बट्टे -12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक है। आप देखिए ये चीज और ये चीज बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, ठीक है। तो ये क्या होती है? समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा, ठीक है, कोई हल नहीं। समांतर रेखा जब होती है तो कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं है, इसी वजह से ये क्या है? असंगत भी है। हल होता है तो क्या होता है? संगत होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर हो, B कोण 45 का हो, A 105 डिग्री का हो, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये इतना गुना हो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, चौथे का ख नंबर। तो ये जो है प्रश्नावली है ना, गोला प्रकार, चांदा वांदा, ये सब चाहिए, वो भी मेरे पास वो फिलहाल है नहीं, वरना मैं अभी कर देता। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न है, आई थिंक चौथा या फिर 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्नावली के लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। प्रश्नावली 1.1 से लेकर 15.2 तक सब करा रखा है। आप एक बार चेक कीजिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, ठीक है। तो वो वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर अभी मेरे पास होता ना बेटा तो मैं कर देता, ठीक है। गौर नंबर पे आ जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा वीडियो के एंड में, ठीक है। पहले ये वीडियो देख लीजिए। हमें सिद्ध करना है, इसको हल करके 1 लाना है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट गया था, हाँ, पहले वाले पार्ट में ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है। तो मैं अभी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर के हैं, चलो कर देते हैं, अच्छा है। ये है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक चौथे का गौर नंबर होगा, ठीक है। चलिए, पन्ना एक इधर उधर हो गया था, कोई नहीं। यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है हमारा बायां पक्ष, उसे एक बार लिख लेते हैं। tan 35, फिर यहाँ है tan 40, फिर tan 45, फिर है tan 50, फिर है tan 55। इसको हल करके हमें 1 लाना है, ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, 35 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आएगा। हमें 90 चाहिए।
35 और हमें जोड़ना पड़ेगा किसको, 55 को जोड़ना पड़ेगा, और 40 और हमें जोड़ना पड़ेगा 80 को। ठीक है, 40 + 50 90, और आपको दिख रहा है यहाँ पर 35 + 55 ये है 90। जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है ना, तो उनमें से किसी एक को हमें क्या करना होता है, बदलना होता है। तो 10 35 को मैंने यहाँ रखा और 55 को हमें बदलना पड़ेगा। 90 में से हम कितना घटाएंगे, 55 आ जाए 35। ठीक है, 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है, अब 40 और 50 है, चलो 40 को यहाँ रखते हैं, 40 को यहाँ रखा तो 50 को बदलना पड़ेगा। 90 में से हम कितना घटाएंगे, 50 आ जाए 40। आप जानते हैं tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। आप ठीक है, ये जानते हैं, लगाते हैं यहाँ पर, ये है tan 35, tan 90 - थीटा cot थीटा, थीटा की जगह पे हम 35। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है संख्या, तो 1 से गुणा करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये tan 40 है, ठीक है, ये tan 40, और tan 90 - थीटा cot थीटा, ये cot 40। ठीक है, आप जानते हैं tan थीटा गुणे cot थीटा, इसका मान कितना होता है, 1। देखो tan 35 गुना cot 35, इसका मान हो गया 1, गुणे का संबंध है। tan 40 गुना cot 40, इसका मान हो गया 1 कम 1। आ गया राइट हैंड साइड, यही तो प्रूफ करना था। कोई बात नहीं, ये पार्ट हमसे छूट गया तो वो हमने कर लिया। ठीक है, अभी और एक पार्ट छूट गया तो वो भी हमें करना है। इसको कह रहे हैं त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। अच्छा जी, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, चौथे का। सो देखो बच्चों, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि tan B + C/2 जो होता है वो cot A/2 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A + B + C कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ B + C चाहिए, यानी कि A नहीं चाहिए इस तरफ, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का A। इसके बट्टे में 2 है तो सबके बट्टे में 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ भाग दे दिया। ये चीज़ तो हो गई आपकी B + C/2, ये हो गई 90 और ये हो गई A/2। इधर क्या है, 10, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो। ठीक है, ये गुणा करने पर, भाग देने पर ये खुद से खुद लिख लेना। ठीक है, tan 90 - थीटा, आप जानते हैं tan 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, A/2। तो ये हो गया cot A/2, और इस तरफ क्या है हमारा, tan B + C/2। ठीक है, यही तो मैं प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है, तो विलुप्त बारंबारता f का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर ये घ है, 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो करते हैं इसको। हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन आई थिंक पेजेस ना आगे पीछे हो गए हैं। कॉलम बनाएंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वर्ग अंतराल, फिर हमारे पास आएगा x, फिर हमारे पास आएगा f, फिर x, फिर आएगा fx। सबसे आसान विधि लगाना। ठीक है, आसान विधि क्या होती है, सबसे प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ हम लिख रहे हैं वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता f, फिर x आएगा और फिर fx आएगा। हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। वो जो विधि लगा रहे हैं वो लिख भी देना। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वो भी लिख दो, दिया है। क्या दे रखा है भाई, माध्य क्वेश्चन में दे रखा है, माध्य क्वेश्चन में दे रखा है 25, और हमें f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ग अंतराल क्वेश्चन में दे रखा है 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखते हैं हम टोटल। ठीक है, एफ का मान हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 6, एफ 6, फिर 10, फिर 5। एक्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। सब में 10 10 का अंतर है, 10 10 जोड़ते जाओगे, ये हो जाएगा 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब हमें गुणा करना होता है एफ और एक्स की। 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 15 एफ, 25 छंग 150 और 35 ढाई 350 और 45 गुणा 5, तो 45 गुणा 5 होता है 225। ठीक है, 15 एफ। ये संख्याओं का अलग जोड़ लो। 350, ये हो गया 500, 725। 725 में 30 जोड़ दोगे तो ये हो गया 725 में 30 जोड़ेंगे तो 755 और ये 15 एफ प्लस का। ठीक है, यहाँ जोड़ो, देखो 6 और 6 12, 22, 22 और 5 27 और ये प्लस का एफ, सिग्मा एफ हो गया ना ये हमारा। आपको पता है और जो माध्य होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। ठीक है ना, तो माध्य में क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 25। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 755 प्लस 15 एफ और यहाँ से कितना है? 27 प्लस एफ। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, तिरछे गुणा करेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? 27 गुणे 27 को गुणा करना है 25 से, तो ये हो जाएगा 675, 25 से कम 25, 25 एफ और यह है 755, 15 एफ। ठीक है, एफ को एक तरफ लाओ, ये प्लस का 15 इधर के माइनस का हो जाएगा 755, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, 755। ठीक है, वैसे क्या घटाना? 675, तो ये आ जाएगा 80। 25 में से 15 घटाएंगे, आ जाएगा 10 एफ। ठीक है, 0 से 0 का 10, 8 80, तो एफ का मान आ गया 8। ठीक है, एफ का मान कितना आ जाएगा? 8। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी में क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं कि पेपर्स में? देखते हैं बेटा, अभी सही है सब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 नंबर पर है ना, सभी खंड में हल करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? की का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण और इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों के मूल क्या है? वास्तविक है, वो हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 6 का क। सो 2 समीकरण दे रखे हैं, दिया है, जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0, और दूसरा में दे रखा है x² माइनस के 8x प्लस k बराबर 0। ठीक है, क्या दे रखा है? दोनों के मूल वास्तविक है, इसके भी और इसके भी। दोनों के मूल वास्तविक है। ठीक है, अगर दोनों के मूल वास्तविक है तो इसका मतलब है इसका जो विभक्तिकर का मान होगा 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट है। चूंकि यहाँ ए के स्थान पर x² गुणज 1 है, बी के स्थान पर x का गुणज k है और सी के स्थान पर प्लस के 64 है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर माइनस के 8 है और सी के स्थान पर k है। ठीक है, दोनों स्थिति में आ जाओ।
डी का मान क्या होता है, चूंकि डी का मान ये है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इधर भी वही आएगा। ठीक है, बी का मान क्या है कि 4, ए का मान 1 और सी का मान है 64, 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है देखो बच्चों, के स्क्वायर है और इधर भी कर दो। बी का मान क्या, माइनस के 8, 4, ए का मान है 1 और सी का मान है के। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये चीज़ है ना, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और जैसे माइनस वाला उधर चिन्ह ये बदल के उधर हो जाता है, 4 गुणा 64। ठीक है, तो के का जो मान आएगा प्लस माइनस आएगा ना, वर्गमूल लोगे तो के का मान होगा देखो 8 8 64, 4 का वर्गमूल 2, 64 का वर्गमूल 8, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। ठीक है, तो के का जो मान होगा ना, के का जो मान होगा वो माइनस के 16 होगा या तो प्लस के 16। इससे ये पहली स्थिति आ जाएगी। इधर आ जाओ, तो इधर आ गया 8 8 64 और यहाँ से आ गया 4 के 64, ये चिन्ह इधर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव उधर चला गया तो चिन्ह बदल जाता है, दोनों तरफ 4 से भाग दे दोगे, 64/4, 4 से 4 कटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा दोनों का उभयनिष्ठ मान, के का मान होगा ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था बड़े नंबर में, 4 नंबर में, ये भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसके जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। दिया गया √3 का मान इतना। ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले के मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, वहाँ पे भी करवाया था, दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है 6 का ख नंबर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहे हैं ये पानी की सतह, ये हमारी पानी है, ये पानी की सतह है। ठीक है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, ये पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े, यहाँ जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी, ये है हमारा पहाड़ी की चोटी, यहाँ तक ये पहाड़ी की चोटी है। ठीक है, पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। उन्नयन कोण बनाने के लिए इस रेखा के समांतर एक रेखा रहनी पड़ेगी, वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो दे रखा है 14 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो 14 मीटर। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री, इसी बिंदु से पहाड़ी का यह आधार है, इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 30 है तो इधर भी 30 होगा। ठीक है, सो हमसे बोला पहाड़ी की ऊंचाई, ये पूरा पहाड़ी है ना, ये पूरा पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और इनके ये डेक से और इसके बीच की दूरी कितनी है वो ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये x है, ये x ज्ञात करना है। अगर ये x है तो बच्चों ये भी क्या होगा x। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई कुल दूरी होगी, 14 में इतनी दूरी जोड़नी होगी, मैं इस दूरी को h बोल देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम देता हूँ A B C D E। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हल कीजिए, तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में ये पता है और ये निकालना है आपको, है ना, इनके बीच की दूरी। तो AB और बट्टे BC, जो पता होता है जो निकालना होता है उसके बीच संबंध लगाते हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। AB है 14, BC है tan 30 का मान 1/√3, x 1 कम x, यह आ जाएगा 14/√3। पहला आंसर। डेक के और पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी थी
इतनी थी। ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। ठीक है, त्रिभुज लेना पड़ेगा तुम्हें ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, ये निकालना है ए डी बट्टे ए डी। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा, लंब बटे आधा टेन थीटा। थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री। ए डी का मान h, ए डी का मान x, टेन 60 का मान √3। ये x इधर गुणे में लग जाएगा, √3x है ना। और x का मान अभी आपने निकाला, देखो यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि x बराबर कितना है अभी 14 √3 रख दो। 14 √3 गुणा √3 14 42। ठीक है, अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14 + h, तो 14 h का मान कितना है 42, 56 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कहीं कोई डाउट है दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्या बोल रहे, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट तो ये हुआ। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो पहले पार्ट का इस गौ नंबर है। सो देखो बेटा, हमारे पास क्या है बेटा, एक अर्धगोला है, यह हमारा अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है, शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तो जो त्रिज्या होगी इसकी वही त्रिज्या होगी शंकु की, है ना। और ये शंकु की क्या हुई, ऊंचाई हुई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये जो शंकु की ऊंचाई h है ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है। और आधार का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हो गई। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई l है वो कितनी होगी, सूत्र क्या होता है L बराबर √h² + r², है ना। ये हमारे तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है। तो मान रखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि व्यास आपको दे रखा था 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी आधी 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी 2 का स्क्वायर और ये भी 2 स्क्वायर। L हमारा आ गया 4 + 4 √8। √8 कितना होता है 2 √2। ये हमारा L आ गया 2 √2। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इस खिलौने का आयतन। वैसे हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्षेत्रफल बोलता तो निकालने की जरूरत थी L। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार खिलौने का आयतन, प्रश्नानुसार खिलौने का आयतन, तो वो क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³ और शंकु का होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो πr² और बट्टे में 3 उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा h। क्वेश्चन में बोला है पाई का मान कितना लेना है 3.14 और r का मान कितना है 2, बट्टे में है 3। r का मान 2, h का मान भी है कितना 2। हल कीजिए तो 2 दूनी 4, 3.14 गुणे 4/3, 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3.14, 4 दूनी 8। ठीक है, 3.14 को गुणा कर देना है 8 से,
तो ये आ जाएगा 25.12 इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। देखो फिर हमसे क्या बोल रहे, यहाँ तक तो हो गया। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है तो, ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास जो खिलौना है ना, ये हमारे पास ये खिलौना है, इस खिलौने के परिगत अगर एक बेलन हो जाए, इसी रूप में, इसी के परिगत अगर एक बेलन बनाया जाए, काले काले में, ये हमारा क्या है, बेलन है, मतलब ये चीज़ है। तो इस बेलन का आयतन और ये जो खिलौने का आयतन निकाला, इसका क्या अनुपात होगा। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो बेलन जो होगा, देखो बेटा, यहाँ तक की ऊंचाई कितनी थी मेरी, 2, और यहाँ तक भी 2 है, क्योंकि ये त्रिज्या 2 है तो ये भी त्रिज्या हुई 2 है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या वही रहेगी, बेलन की त्रिज्या वही रहेगी r 2 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई r² h। बेलन का आयतन का पाई का मान 3.14, r का मान कितना है, 4 का वर्ग, नहीं r तो 2 ही है, 2 का वर्ग, और h हमारे पास है 4, तो 3.14, 4 चौके 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको गुणा करना है, 3.14 को किससे गुणा करना है, 16 से, तो ये आ जाएगा 50.24। समीकरण नंबर 2। अब आपसे क्या बोला है कि अनुपात निकालो प्रश्नानुसार। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे में। ठीक है, कौन से को पहले रखना है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने, बेलन पहले, तो बेलन का आयतन कितना आया है, 50.24, और इसका कितना आया था, 25.12। तो देखो इसका डबल 0.2 स्थान के बाद हटा, इसका डबल ऊपर है, तो यह आ जाएगा 2/1 यानी कि 2:1 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। घ नंबर कह रहे हैं, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक निम्नलिखित है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हर साल आता है, ठीक है ना। 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, हल करते हैं। घ नंबर है, पहले हम हमारे पास जो सारणी है वो हम बना लेते हैं। वर्ग अंतराल होगा, फिर हमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है f। मैंने बोला है बेटा, हर साल माध्यिका आता ही आता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्राप्तांक यानी कि जो है कि है वर्ग अंतराल, फिर हमारी बारंबारता होती है, फिर हमारी संचयी बारंबारता होती है CF। वर्ग अंतराल जो दे रखा है क्वेश्चन में 0 से 10, 10 पे समाप्त और 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 तक। ये जा रहा है 2, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 13, 8, 4। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, जो पहला है वैसे का वैसा। 10 और 2 12, 12 और 12 24, 24, 4 और 5 9, 2 और 1 3। इसको इसमें जोड़ेंगे, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, ओके। 52 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो गया 64। इन सबको जोड़ोगे तो आपको 64 मिल रहा है। यहाँ 64 है और यहाँ पे भी 64 है, तो आपने सही किया है। इसको बोला जाता है n, कुल योगफल को n बोला जाता है। और माध्यिका का जो सूत्र होता है m बराबर, माध्यिका या माध्यक जो बोलना चाहो, वो होता है L +
n/2 CF गुणे में h बट्टे में f, ये सूत्र होता है माध्यिका का। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, n/2 यानी कि 64/2 यानी कि ये हो जाएगा 32 से ज़्यादा ढूंढना है, थोड़ा सा ज़्यादा, कहाँ, CF में। तो 32 से ज़्यादा, बाकी भी है लेकिन जो पहली बार ज़्यादा आएगा वो चाहिए आपको, 39 चौथे नंबर पर। ठीक है, तो ये आपका F के कॉलम में है, ये F हो गया, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। और यहाँ ढूंढा आपने तो इसके जो ऊपर वाला होता है ये आपका CF हो गया। H क्या हुआ, जितने जितने का अंतर है, 10 का अंतर है, H आपका 10 हो गया। ठीक है, और आपका माध्यक वर्ग कितना हुआ, माध्यक वर्ग हुआ 30 से 40। तो ये जो निम्न सीमा है उसे हम L कहते हैं, 30। ठीक है, तो L के स्थान पर 30 है। सभी मान आप रख दीजिए। L का मान 30, n/2 का मान हमारा 32 था, CF का मान हमारा 24 है, H का मान 10 है और F का मान 15 है। 30 यहाँ से कितना बचा, 32 में 24 घटाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान का 6 2 8। ठीक है, 8 और ये है 10/15, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 30, 8 दूनी 16/3, 3 बचे 15, 1 बचा 10 हो जाएगा। तो 3 3 चलता रहेगा, तो जोड़ देंगे तो 5 3 3, तो ये जोड़ोगे तो 35.33 लगभग। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, ये इंग्लिश में है, अब क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 7वें पार्ट में आ जाओ। ठीक है, ये है 7वां क्वेश्चन, सभी खंड आपको करना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 6 नंबर पे इम्पोर्टेंट है और हर साल ऐसा आता ही आता है। कह रहे हैं एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये करना है अथवा नीचे वाला करना है, तो दोनों ही आसान है, वैसे नीचे वाला ज़्यादा आसान है। चलिए करते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो बच्चों, वीडियो एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा प्लीज़। तो देखो हमसे क्या बोला गया है, हमारे पास ये पानी है। ठीक है, ये पानी है और यहाँ पर एक हमारा नाव है ये। ठीक है, एक नाव तैर रहा है। तो ये जो नाव है, ठीक है, ये नाव की जो चाल आपको दे रखी है, क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे रखा है। और ये जो धारा होती है ना, इन धाराओं की भी अपनी एक चाल होती है। तो मैं मान लेता हूँ, माना धारा की चाल ये हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसलिए अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल हो जाएगी, इस चाल में ये वाली चाल जुड़ जाएगी, धारा की चाल 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल क्या होती है, धारा की चाल उसमें से कम हो जाती है प्रतिकूल चाल में, तो 5 में से x क्या होगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब जानते हैं बच्चों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। होता है कि नहीं होता है, प्रथम स्थिति में। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दो दूरी है ना, एक अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। जब प्रतिकूल चाल से हम चलते हैं तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। प्रथम शर्तानुसार जो समय है t1, दूरी आपकी वही है 12 किलोमीटर। ठीक है, अनुकूल चाल ले लेते हैं हम, सपोज करो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, 5 + x। द्वितीय शर्तानुसार अब की बार हम ले लेते हैं प्रतिकूल वाला,
तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 2। जब आपकी स्पीड कम होती है तो आपको ज़्यादा समय लगता है, तो इसके पास समय ज़्यादा है और इसके पास समय कम है। प्रश्नानुसार जो समय का अंतर होगा वो कितना है, 1 घंटा। इसके पास 1 घंटा ज़्यादा समय है, यानी कि अगर T2 में से T1 घटाया जाए तो समय का अंतर कितना आएगा, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 1 घंटा ज़्यादा लगती है ना। T2 का मान रखें यहाँ पर, T2 का मान है 12 बट्टे में 5 माइनस एक्स, T1 का मान है 12 बट्टे में 5 प्लस एक्स। लॉस ऑफ आ जाएगा, इन दोनों की गुणा कर देंगे, 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, गुणा करो 12 तो आपका क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। यहाँ से अंदर 5 प्लस एक्स और यहाँ से 5 माइनस एक्स। तो देखो -5 प्लस 5 कटा, ये प्लस का एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। तो 2 12 अंदर बचेगा 2x। ये क्या किस रूप में, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं, ऊपर तो आ गया 24x, नीचे है 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 तिरछे गुणा कर देंगे, ये हो गया 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, 24x एक कम 24x, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस बनाना है, माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 24 और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस। ऐसी 2 संख्या लेनी है, इसका गुणज 1 है, ये 25 है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिसका गुणा करे तो 25 है और घटाए तो 24, 25 और 1, 25 गुणा 1 25, 25 में से 1 घटाओगे 24 आ जाएगा। 25x माइनस के x, ठीक। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, पहले वाले जोड़े से क्या उभयनिष्ठ है, ओनली x उभयनिष्ठ है, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ है -1, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आई है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसको हम 1 बार लिखते हैं और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। आगे हल करेंगे, एक बार इसको 0 लेना है, एक बार इसको 0 लेना है। यदि x प्लस 25 बराबर 0 तो प्लस का 25 इधर के माइनस का होगा, जो कि अमान्य है क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस का 1 इधर के क्या होगा प्लस का 1, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अतः धारा की जो चाल होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। हम अथवा भी करेंगे, टेंशन मत लो बच्चों, हम अथवा फथवा जो भी है सब करेंगे। अथवा क्या है, कह रहे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अच्छा जी, चलिए करते हैं अथवा वाला पार्ट, ठीक है। हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0 है ना, ये दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a के स्थान पर 2, b के स्थान पर माइनस के 6 और c के स्थान पर 3। प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रकृति के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रकृति के लिए हमें चाहिए होता है विविक्तिकर। विविक्तिकर को अंग्रेजी में बोलता है डिस्क्रिमिनेंट d, जिसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। रखेंगे यहाँ पर b का मान है माइनस के 6, 4, a का मान है 2, c का मान है 3, माइनस का वर्ग प्लस होता है 6 छंग 36, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये आ गया 12, प्लस में आ गया। चूंकि d का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक होगा, वह भिन्न होगा, ठीक है। मूल वास्तविक होगा और मूल जाएंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे।
वास्तविक होगा ये पता चल गया तो इसे हम हल कर सकते हैं अब, ठीक है। और जब आपने डी निकाला है ना, तो सबसे बेस्ट मेथड उस स्थिति में क्या होता है, श्रीधराचार्य के नियम, यानी कि द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट के डी बट्टे में 2 है, ठीक है। ये होता है माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 6, ठीक है, प्लस माइनस डी कितना निकाला आपने 12, ए का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 तो 2 अंडर रूट 3, ठीक है। 2 गुणा तो ऊपर से 2 उभयनिष्ठ है, 2 3 6 प्लस माइनस यहाँ से अंडर रूट 3, 2 से 2 कटा तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टे में 2। आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान था, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। अब ख नंबर जो दे रखा है इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं एक्चुअली, ठीक है, नहीं 2 पार्ट्स हैं अथवा भी है ना इसमें, ये करना है, ये करना है, अथवा ये 2 करने हैं। टेंशन क्यों लेते हो भाई, जब मैं आपके साथ हूँ हम सब करेंगे भाई, टेंशन मत लो। चलिए ख नंबर पे आते हैं। ख नंबर क्वेश्चन तो पढ़ लें। कह रहे चित्र में यदि बी डी ए सी के समांतर है, ये जो बी डी है वो ए सी के समांतर है, दिख रहा है सी ए बी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ई सी इस त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना है। अच्छा जी, तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। ये है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर लग रहा है और ये यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम दे देते हैं, ये है सी, ये है डी, ये है ए, ये है ई, ये है एफ, ये है बी। ओके, हमें बोल रहे हैं कि जो बी डी है वो ए सी पे लंब है, लंब का चिन्ह ऐसा होता है, और सी ई जो है वो ए बी पे लंब है, ये यहाँ पे लंब है, यहाँ 90 है तो यहाँ पे 90 है। दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है कि जो बी डी है वो लंब है ए सी पर, और जो सी ई है वो लंब है ए बी पर, ठीक है। ये चित्र में दिख भी रहा है। क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए ई सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए ई सी व त्रिभुज ए डी बी में जिन 2 त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है ना, एंगल की ही बात हो सकती है यहाँ पर, बाकी मान तो नहीं दे रखा है ना मैं। तो 2 एंगल, अगर 2 संगत त्रिभुजों में 2 संगत कोण के मान बराबर दिखा दो तो बात बन जाएगी। देखो पहले तो देखो ए ई सी कहाँ है, ए ई सी ये वाला त्रिभुज, उसके बाद क्या है ए डी बी, ए डी बी। जब मैं दोनों त्रिभुज ले रहा हूँ तो इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। उसके साथ साथ ए डी बी, ठीक है, और ए ई सी, ये दोनों के दोनों 90 हैं। कोण ए ई सी किसके बराबर है, कोण ए डी बी के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ये 2 कोण आपने बराबर दिखा दिए, अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ए ई सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाकी पार्ट्स में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी और बी सी बराबर है। यदि ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है इसका,
ख का ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, ए बी सी। ठीक है, ये भुजा बराबर है। क्या बोला गया है कि जो ए सी है और बी सी वो आपस में बराबर है, दिया है। क्या दे रखा है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, और क्या दे रखा है हमें कि जो ए बी स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, चूंकि ए बी स्क्वायर क्या है बच्चों, 2AC स्क्वायर है कि नहीं, तो इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और AC की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AC की जगह पे मैं BC रख सकता हूँ। रख दो BC, एक की जगह पर रखना, दोनों की जगह पर नहीं। तो देखो बेटा, इस त्रिभुज इस भुजा का जो वर्ग है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है। अतः प्रमेय 6.9 से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रहा है किसी त्रिभुज में तो तभी होगा जब ये कोण कितना होगा, 90 होगा। ए बी है ना, बड़ी वाली भुजा ये है, तो उसके सामने वाले कोण कितना होता है, 90। इसका मतलब सी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। दोनों पार्ट्स हमने आराम से कर लिए। अब दो पार्ट्स आपके और बच रहे हैं, वहां जाते हैं, फिर ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। पूरा हमने सारा क्वेश्चन किया है, हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, समबाहु त्रिभुज ABC में जिसके भुजा A है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई इतनी होगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है यार, एकदम हलवा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और दे रखा है, और ये इसकी ऊंचाई है। माना इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। त्रिभुज का नाम दे दो ABC, और ये जो ऊंचाई है वो D है, लंबवत होता है। इस भुजा का नाम क्या दे रखा है, मान क्या दे रखा है, A। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक A, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी A। जब हम समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से लंब डालते हैं, ऊंचाई डालते हैं ना, तो इस भुजा को दो हिस्सों में बांट देते हैं। अगर ये A है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आधा हो जाएगा, A/2। ठीक है, ये हम कर रहे हैं अथवा वाला पार्ट। माना AD जो लंब है BC पर, और AD की हमने क्या मान लिया, AD को हमने H मान लिया, जो कि हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात नहीं में सिद्ध करना है। H को हमें क्या सिद्ध करना है, A√3/2। बहुत आसान क्वेश्चन है, 90 डिग्री है ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ADC। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग है ना, प्लस लंब का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं होगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण A है, A का वर्ग, आधार हमारा क्या है, A/2 का वर्ग, और लंब हमारा क्या है, H का वर्ग। ये प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा, A का वर्ग, A², 2 का वर्ग, 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4A², 1 गुणा A²। तो घटाएंगे 3A², बट्टे में है 4, वर्गमूल ले लोगे H का मान निकालने के लिए, 3A² बट्टे में 4।
तो 3 का तो वर्गमूल नहीं बनता, तो अंडर रूट में रहेगा। ए स्क्वायर से बाहर आके ए हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। यही तो हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले पार्ट में आ जाइए, सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर एक त्रिभुज बनाओ एबीसी। ठीक है, नाम दे देते हैं हम, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एसी भुजा पर है ना, एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि डी कहाँ पर है, यहाँ पर है कि ए सी बी किसके बराबर है, ए बी डी के, ए बी डी ये वाले कोण के बराबर है। ठीक है, ओके। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है और ए डी बी वो आपस में समरूप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, वो लिखते हैं दिया है। देखिए हमें क्या दे रखा है कि जो ए सी बी है वो बराबर है ए बी डी के। ठीक है, ये दे रखा है समीकरण 1। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज जो बना है ए डी बी के, वो आपस में समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में। देखो बेटा, जब तुम बड़ा वाला त्रिभुज लोगे और जब तुम छोटा वाला त्रिभुज लोगे, दोनों स्थिति में ए जरूर आएगा। कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, और दोनों कोण में ये वाला कोण बराबर दे रखा है ना, समीकरण 1 से। जो ए सी बी है वो किसके बराबर है, ए बी डी के। यहाँ लिख देंगे, दिया है या समीकरण 1 जो आपने माना है। संगत दो कोण बराबर दिखा दिया आपने, अतः ए से एंगल के राइट एरिया से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। हेंस प्रूव्ड। तो ये पूरा पेपर हमने आराम से सॉल्व कर लिया। इसका पीडीएफ आपको हमारे जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा उनको मिल जाएगा। ठीक है, और आप वेबसाइट से जाके पा सकते हैं इसका नोट्स। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने ना, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, लेकिन ये विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र आपको नहीं मिल रहे थे वो मैं लेके आया हूँ और सोल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों को। प्लीज बेटा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूँ। ठीक है, वीडियो को हर जगह शेयर करें। चैनल पर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद।